स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। महाराष्ट्र की सियासत में कई चुभने वाले, कड़वे, नुकीले और फिल्मी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। उद्धव ठाकरे के पास से शिवसेना और सिंबल दोनों चले गए हैं। जब से धनुष बाण लेकर उन्हें जलती हुई मशाल पकड़ा दी गई है, लड़ाई बहुत तीखी हो गई है। मोगैम्बो, दुश्मनी, चोरी, सुपारी, दूध का दूध, पानी का पानी, सत्यमेव जयते, ये सारे डायलॉग सुनने में आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं। वो बीजेपी के हिंदुत्व को झगड़ा कराने वाला और अपने हिंदुत्व को जोड़ने वाला कह रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना को ऑल आउट किए कमरों, भवनों, इमारतों पर भी एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे इस बार इस पूरे झगड़े में एकनाथ शिंदे से ज्यादा अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। वो और उनकी पार्टी अमित शाह को खुलकर महाराष्ट्र का दुश्मन बता रहे हैं। अमित शाह ने सिंबल वाले मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कही थी और इसे सत्य की जीत बताया था। उद्धव ठाकरे ने उनके लिए कौन सा फिल्मी शब्द इस्तेमाल किया है? अब ये जंग कितनी जुबानी रहेगी और कितनी जमीनी हो जाएगी? इसमें हिंदुत्व का तड़का लगाकर कौन सा प्रयोग किया जा रहा है? सिंबल, पार्टी और इमारतों पर कब्जे के बाद अब क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर कब्जे का युद्ध शुरू होने वाला है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या सुपारी लेकर शिवसेना को खत्म करने की साजिश हुई? उद्धव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा हमला बोला है। नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें भी चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है। बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। शिवसेना के असली हकदार की लड़ाई और तेज हो गई है। शिंदे गुट ने विधानसभा में शिवसेना के ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और पार्टी पर पूरी तरह से अपना अधिकार चाहता है। अब उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक खुल्लम खुल्ला हमला बोल रहे हैं। कल कोई आया था पुणे में, कहते हैं उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो है मिस्टर इंडिया, अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ रहने वाली दोनों पार्टियां आज हिंदुत्व के अपने अपने एजेंडे बता रही हैं। ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा हिंदुत्व मिलाने वाला है और आपका हिंदुत्व तोड़ने वाला है। उद्धव को जवाब फडणवीस की तरफ से आया। उन्होंने पुराना फॉर्मूला याद दिलाया। अमित शाह को दुश्मन मानने को उद्धव ठाकरे की निजी सोच बताया। शिवसेनेचे खासदारही आमच्या मंचावर होते आणि अतिशय स्पेसिफिकली एनडीए म्हटलंय त्यांनी, मोदींच्या पाळण्यात टाकताना एनडीए म्हटलंय। त्यामुळे कृपया कन्फ्युजन क्रिएट करू नका, ते होणार नाही। आम्ही आमचा सगळा फॉर्म्युला ठरलाय तो योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू आणि योग्य रिप्रेझेंटेशन जसं मागच्या काळात शिवसेनेला मिळायचं तसंच रिप्रेझेंटेशन हे शिवसेनेला मिळत आहे। त्यांनी ठरवायचं कोणाचा काय क्रमांक। आम्ही कधी कोणाला शत्रू मानलं नाही, आम्ही वैचारिक विरोधक मानतो। त्यांनी शत्रू मानायचं, शत्रू मानावं। शिंदे संदेश देना चाहते हैं कि वो ही बाला साहब के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उनके विचारों और एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं, इसलिए जो भी हुआ है वो बाला साहब के आशीर्वाद से हुआ है। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है।
हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है, वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जा, इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग को स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हमारा चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास है। लोकतंत्र बिल्कुल ये घातक है, लोकतंत्र की फैसला हत्या ऐसा हुई, कहना ऐसा है मानना है उनका। तो जब उनके बाजू से कोई भी निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है, जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा, ऐसी दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते। और जिसको जहाँ मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है। क्या उद्धव अमित शाह को निजी दुश्मन मानते हैं? क्या दुश्मनी की वजह से सीएम की कुर्सी है या सत्ता की भागीदारी है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उद्धव ये बताना भूल गए कि हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़े, सीटें जीती, लेकिन जब बात सत्ता की साझेदारी की आई तो हिंदुत्व बदल गया, एजेंडा बदल गया, उद्धव का खेमा बदल गया और शिवसेना सेक्युलर बन गई। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राम कदम, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ राहुल लोंधे, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ हैं, और विद्या चौहान, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ जुड़ेंगी, और अतुल लोंधे, प्रवक्ता कांग्रेस, योगी गाडे, शिवसेना नेता उद्धव गुटके हमारे साथ जुड़ेंगे, हेमंत देसाई, सीनियर जर्नलिस्ट, और किशोरी पेडनेकर, शिवसेना नेता उद्धव गुट से जुड़ी हुई, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम कदम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि लड़ाई शिंदे और उद्धव गुट की है, लेकिन उद्धव गुट की तरफ से निशाना आप पर साधा जा रहा है सबसे ज्यादा। सीधा कह रहे हैं आपने साजिश की है, दबाव है आपका चुनाव आयोग पर, इसी वजह से आप चुनाव आयोग ने फैसला शिंदे गुट के पक्ष में दिया है। नहीं, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की ये पुरानी आदत रही है कि जब भी चुनाव आयोग हो या अन्य कोई जांच एजेंसी हो या न्यायपालिका हो, जो भी फैसला उनके पक्ष में आए तो वह पारदर्शी है, और फैसला यदि उनके विरोध में जाए तो तुरंत वो आलोचना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही फैसला अगर उनके पक्ष में आता तो कहते हैं कि उन्हें न्याय मिला, अब उनके पक्ष में नहीं आया तो इस प्रकार की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करना ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अब हम कुछ तथ्यों को देखते हैं। उद्धव ठाकरे जी के पास मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, लगभग 80% लोक प्रतिनिधि जो चुन के आए हुए बाशिंदे हैं, वे सारे के सारे लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। उसके पश्चात भी यदि उद्धव ठाकरे जी चिंतन और मंथन नहीं करें, आत्मचिंतन का यह समय है, उसके बजाय इस प्रकार की वे खोखली दलील लोगों के सामने रखें, तो ये उनकी वैचारिकता कितनी ऊंची हो गई है वो दर्शाती है। तीसरा बिंदु, उद्धव जी को केवल विधायक और सांसद छोड़ के नहीं चले गए। दुनिया में आपने एक ऐसा उदाहरण बताइए कि सत्ता के काल में कोई मंत्री या कैबिनेट मंत्री छोड़ के जाता है? इन्हें तो खून के अपने रिश्तेदार, सगे भाई, चचेरे भाई, जो स्वर्गवासी भाई है, उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार, इतना ही नहीं, बाला साहब की जिन्होंने सेवा की, वो सेवक भी उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के चले गए। इसके बाद भी उद्धव जी चिंतन नहीं करेंगे, इसके बाद भी उद्धव जी लोगों को नसीहत देंगे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, वैसे करो। 2.5 वर्षों तक घर से बाहर न निकलने वाला मुख्यमंत्री, ये उनकी पहचान। मंत्रालय में केवल अपने दफ्तर में 2 बार, वो भी 20 मिनट आधा घंटा गए, ये उनकी पहचान। वसूली बाज, तबादलों में पैसा लेने वाला, अपने ही मंत्रियों को न मिलने वाला और बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी करने वाला, ये उनकी पहचान। अब ये पहचान
जो सच्चा बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाला जो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, नेता है, एकनाथ शिंदे जी जैसा, वे कैसे सहन करेगा? ठीक, राम कदम जी, लेकिन वो तो भारी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जिक्र भी कर रहे हैं। इसका जवाब मैं योगी जी से ले लेती हूं। योगी जी, साजिश करना क्या होता है या चोरी करना क्या होता है? चुनाव आयोग ने बाकायदा फैसला दिया है, आपको कैसे लग रहा है, आधार क्या है आपका कि ये चोरी कर लिया गया आपका चुनाव चिन्ह और आपका जो नाम है पार्टी का वो चोरी कर लिया गया? क्या इतना आसान है लोकतंत्र में ये करना? चलिए योगी जी के पास में जाऊं, लेकिन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत देसाई जी भी हैं। हेमंत जी, जो फैसला चुनाव आयोग का आया है और जिस तरीके से तीर कमान खिंचे हुए फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या चुनाव आयोग के फैसले को एक साजिश, एक चोरी के तौर पर देखना सही है लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र के लिए क्या सही है क्या नहीं है ये अलग मुद्दा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो आज जो कहा है उसमें उसका मेजर पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आना चाहिए था और उसका उन्होंने लॉजिकल आर्गुमेंट भी दिया है। दूसरी बात यह है कि जो जो एफिडेविट्स, लाखों एफिडेविट्स उन्होंने जमा किए थे, इलेक्शन कमीशन ने बोला था बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, वो किस लिए दी थी और उसका कोई भी यूज नहीं किया गया। ये मालूम है, हमें सबको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलएज एमपीज इनके पास है, शिंदे गुट के पास है, लेकिन बाकी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनका सारा डिटेल्स, उनका बहुमत उद्धव जी के पास है। वो सारी इंफॉर्मेशन दी, वो रेवेन्यू स्टैम्प लगा के वो सब इंफॉर्मेशन दी, उसका कोई यूज नहीं किया गया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स आपको बोलेंगे कि दोनों पॉइंट्स, ये एमएलएस एमपीज कॉर्पोरेटर्स इनके पास कितने हैं, और दूसरी बात वोटर्स, नॉर्मल वोटर्स कितने इनके पास है, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, ये सारे मुद्दे और उसका मतलब पूरा जस्टिफिकेशन क्या है दोनों गुट का, और उसके बाद फैसला लेना चाहिए था। वो फैसला नहीं लिया गया, ऐसा उनका आर्गुमेंट है। उस आर्गुमेंट को आप उसका रिप्लाई दे दो ना, वो आर्गुमेंट, वो लॉजिकल आर्गुमेंट है वो। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये मालूम है, लेकिन उस पे जो लोग अपॉइंट हो जाते हैं वो किस टाइप के लोग हैं वो तो देखना पड़ेगा ना। लवासा का, अशोक लवासा का क्या हुआ, उनको रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद उनके घर में रेड पड़ी। ये सब हमें मालूम है ना, इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में उनकी जो जिस तरीके से उनका काम चल रहा है उसके बारे में सवाल उपस्थित करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन एज एन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, उस पर रिस्पेक्ट है, लेकिन ये इस पे चैलेंज करना ये देशद्रोह है, ऐसा मैं नहीं मानता और उद्धव ठाकरे भी नहीं मानते। वो आज आर्गुमेंट भी अच्छी तरह से किया। राहुल जी, जिस सवाल को उद्धव ठाकरे ने उठाया है और जो बात अभी हेमंत जी कह रहे हैं कि आपको कम से कम समर्थकों को देखना चाहिए था, वोटर्स को देखना चाहिए था, कितने लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं वो देखना चाहिए था, जल्दबाजी इतनी क्यों थी? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो ये फैसला चुनाव आयोग ने कैसे सुना दिया, इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सवाल पूछा जा रहा है अब आपसे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है वो दोनों तरफ से दलीलें रखी गई, शिंदे गुट की तरफ से भी रखी गई थी और ठाकरे गुट से भी रखी गई थी। अभी देसाई साहब वरिष्ठ पत्रकार है, उनको मालूम होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग एक घटनात्मक एक संस्था है, उसको साहित्य संस्था कहते हैं अपन, लेकिन उनके ऊपर भी ऐसे वरिष्ठ पत्रकार ऐसे अगर आरोप करने लगे, मुझे लगता है कि आज आपके शो में उद्धव गट के दो प्रवक्ता बैठेंगे, ऐसा मुझे संशय लग रहा है। हेमंत देसाई साहब का मैं वक्तव्य, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत एक तरफ से बात कर रहे हैं, मतलब वो उद्धव नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए देसाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आरोप मत लगाइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनी ना मैंने, आपकी बात सुनी ना, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मैं भी पत्रकारिता कर चुका हूं 20 साल मुंबई में, मैं भी आज एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप बात सुनिए, इंडिविजुअल कमेंट, आप बात सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी, इंडिविजुअल कमेंट, आपकी बात सुनी मैंने, देसाई साहब आपकी बात सुनी,
आप शिवसेना भवन में बैठते थे उद्धव ठाकरे साहब के साथ। राहुल जी पर्सनल मत जाइए ना, एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। एक सेकंड रुकिए देसाई जी, एक सेकंड रुकिए। राहुल जी आप पर्सनल मत हुइए ना, अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाएंगे। क्या सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सवाल का जवाब देता हूं। जो देसाई साहब बता रहे हैं या जो कोई बता रहा है, अभी इमोशनल ड्रामा उद्धव ठाकरे जी का शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, अभी रोने का काम शुरू हुआ है। उनके नेता संजय राउत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग है, हाई कोर्ट है, जिनको अधिकार संविधान के माध्यम से मिले हैं, वो कम से कम उसका एक्सेप्ट तो करना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग ने डिसीजन दिया तो हमारे खिलाफ चुनाव आयोग ने 2000 करोड़ लिए। ये 2000 करोड़ का आंकड़ा संजय राउत जी ने कहां से लाया है? मतलब ये सीधा सीधा निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाने का काम उद्धव गुट के तरफ से शुरू है। अगर ये परसों 2 दिन पहले उद्धव गुट के तरफ से ये निर्णय, ये फैसला चुनाव आयोग देता तो महाराष्ट्र में जश्न का माहौल उद्धव ठाकरे भी मना देते। लेकिन चुनाव आयोग ने तथ्य देखा, मेरिट देखा, संख्या देखी, नंबर्स किसके पास है, ये चुनाव आयोग ने देखा। ठीक, अगर उद्धव ठाकरे जी के पीछे महाराष्ट्र रहता, उद्धव ठाकरे जी के पीछे संख्या रहती, लोग रहते, तो परसों महाराष्ट्र में जश्न नहीं होता। महाराष्ट्र के 36 जिले में, 358 तालुका में, 40,000 गांव में, 27 महानगर पालिका क्षेत्र में, 34 जिला परिषद क्षेत्र में। ठीक है राहुल जी, यानी उस जश्न को आधार माना जाए कि आपके साथ तमाम शिवसैनिक हैं, उस जश्न को आधार माना जाए। मैं इस पर चर्चा करूं, लेकिन पहले मैं यही बता रहा हूं। अगर एकनाथ शिंदे साहब के साथ लोग नहीं रहते तो पूरे महाराष्ट्र में 2 दिन पहले इतना बड़ा जश्न नहीं होता था। तो फिर उन नारेबाजियों को भी सुन लीजिए राहुल जी, जो आपके खिलाफ हो रही है। वहां पर भी भारी संख्या में समर्थक हैं, उद्धव गुट के समर्थक हैं, आपके खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है। तो ये तो मत कहिए कि सब आप ही के फेवर में है। नारेबाजी समर्थक उनके पास भी नारेबाजी 100 लोग कर रहे हैं। हाँ। और समर्थन 1 लाख लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, ये जो डिफरेंस है ना, ठीक है, जश्न से आप खुश देखना चाहिए। ठीक, अगर उनके पास ताकत रहती, जश्न मनाने की वजह राहुल जी, आप जश्न मनाइए। हालांकि आप पर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या चौहान जी, ऐसे वक्त में जब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं, मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो साथी हैं महाविकास आघाड़ी के, वो कहां हैं? दूरी क्यों है उद्धव ठाकरे से आप लोगों की? जी मुझे आपका सवाल का बहुत ताजुब हो रहा है। पवार साहब से लेके अजीत दादा से लेके कांग्रेस से लेके सब ने उद्धव जी के साथ खड़ा रह के यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, शायद आपने देखा नहीं होगा। और पूरी महाआघाड़ी आज उद्धव जी के साथ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये चुनाव आयोग कहाँ का स्वायत्त संस्था है? कहाँ का है ये स्वायत्त संस्था? पूछिए ना। आज मोदी जी के राज में न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय से लेके आज नीचे तक कोई स्वायत्त संस्था नहीं है। ये चुनाव आयोग जो है, इसने ये धांधली की है। और चुनाव आयोग को ये अगर स्वायत्त होता तो ये सिंबल फ्रीज किया जाता, दोनों को नहीं दिया जाता। लेकिन ये चुनाव आयोग पे जो उद्धव जी आरोप कर रहे हैं वो एकदम सही है। और हर एक भारतवासी के मन में ये है कि यहाँ पर विधायक खरीदे जाते हैं। 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे। राम कदम जो बोल रहे हैं ना, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, कोई चला नहीं गया है, खरीद लिया है। और जो कोई है वो ईडी से, अगर कोई ईडी के धाक से जाता है तो वैसा गया है। प्रताप सरनाइक जो आज सुबह बोल रहे थे, उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, वो भी ईडी के वजह से गए हैं। सब लोग ईडी के धाक से यहाँ विद्या जी, राहुल जी ने बहुत साफ साफ कहा कि अगर आपके पास इतने सबूत हैं और आप इतने श्योर हैं कि विधायकों को खरीदा गया, आप इतने श्योर हैं कि इस फैसले को खरीदा गया, तो आप उन तमाम दस्तावेजों को, आप तमाम सबूतों को छिपाकर क्यों बैठे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यही तो मुश्किल वक्त है, आप दिखा दीजिए ना पूरी पब्लिक को, पूरे महाराष्ट्र को। सबूत किसने छुपाए? जब एक स्वायत्त संस्था मोदी जी के आदेश पे चल रही है तो उसके सबूत का सवाल आता ही कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय के रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे,
उसके बाद उनका रेजिग्नेशन होने के बाद वो राज्यसभा में गए। यानी आपको मालूम नहीं है क्या? और आप देसाई साहब को पूछ रहे हैं कि आप कैसे पत्रकार हैं? अरे जैसे लोग खरीदे जाते हैं, विधायक खरीदे जाते हैं, वैसे विद्या जी मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये सवाल मैंने देसाई जी से नहीं पूछा था, ये राहुल जी ने सवाल पूछा था। और दूसरा मैं बता दूं मैडम, आपने मेरी जानकारी पर सवाल खड़े किए थे, तो मैं एनसीपी सुनिए मैडम सुनिए, शरद पवार जी का जो स्टेटमेंट था ना पुणे में, मैंने उसको आधार बनाकर ये सवाल आपसे पूछा था। साफ कहा उन्होंने, डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस फाइट। इस वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब आपने क्लियर कर दी अपनी पार्टी की लाइन, हालांकि शरद पवार जी कुछ और कहते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। जानकारी मेरी पूरी की पूरी दुरुस्त है। योगी जी, ये साजिश, ये चोरी आपको क्यों नजर आ रही है? चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली कर नहीं सकती है कि एमएलए और एमपी चले गए तो पूरी पार्टी चली गई, क्योंकि अगर वो ऐसे निर्णय अभी दे रहे हैं, भविष्य में अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज बीजेपी आवाज गया। ठीक है, मैं योगी जी लौटूंगी आपके पास और आपसे चर्चा करेंगे कि आप किस आधार पर इसे साजिश बता रहे हैं। आपके पास आधार क्या है? 2000 करोड़ रुपए का अगर आप इसे खरीदा हुआ फैसला बता रहे हैं। लेकिन अतुल जी, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन संस्था ऐसा फैसला देती है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल क्यों खड़े होने लग जाते हैं? साफ तौर पर आधार बताया है इलेक्शन कमीशन ने। ऐसा है कि उसके लिए हमें कानून देखना पड़ेगा। 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उसमें 2003 में सुधार हुआ था, और 2003 के सुधार में ये कहा था, 91st अमेंडमेंट थी वो, तो संविधान दुरुस्ती में ये कहा था, संशोधन में ये कहा था कि केवल 2/3 विधायक जाने से या 2/3 सांसद जाने से डिफेक्शन नहीं होगा। 2/3 जो डेलीगेट्स है, एग्जीक्यूटिव जो है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव और पूरी जो पार्टी है, उसके 2/3 जाने के बाद ही डिफेक्शन माना जाएगा, ये बात है। तो फिर एक तरफा निर्णय तो हो ही गया। आपने एफिडेविट क्यों मंगाए थे? ये सारी चीजें जो है वो उद्धव जी ने रखी है जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मैं कुछ बातें राम कदम जी का जो खड़े के उसका जवाब देना चाहता हूँ कि बहुत हिंदुत्व की बातें कहते हैं, और इन्हें अभिमान किस बात का है? तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, भूखा कर दिया है, लोगों को खाने के लिए मोहताज कर दिया है, ये उनके लिए अभिमान की बात है। इस देश में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज अनएम्प्लॉयमेंट 50% तक है, इसका उन्हें अभिमान है। 45 करोड़ हिंदुओं ने हमें जॉब मिलेगा इसकी अपेक्षा छोड़ दी, ये इनका हिंदुत्व है। जो महंगाई है, मेरी महिलाएं हैं, मेरी माता भगिनियां हैं, जो 410 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया है, ये इनका हिंदुत्व है। ये सारे हिंदू लोग हैं, तो ये इनका हिंदुत्व जो है ना केवल सत्ता के लिए। अभी दूसरी बात, यही एकनाथ शिंदे जी 2016 में एक भरी सभा में अपने जेब से एक इस्तीफा निकालते हैं और उद्धव जी के पास देते हैं, ये ऐसे बीजेपी ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, ये मेरा इस्तीफा लो और इनसे नाता तोड़ो। फिर क्या होता है? फिर पहले प्रताप सरनाईक पे ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाता है, फिर हमारी भावना गवली जी जो है उनके ऊपर ईडी जाती है। और ये आरोप कौन करता है? हमें सबूत मत मांगिए राजेश जी, वो हमारे यहाँ एक तोतला है, उसको पूछना उतने कहां थे, थबूत लाए थे, और अभी थबूत का क्या हुआ उनको पूछना। किरीट सोमैया जी को 100 करोड़ का आरोप लगाया था, भावना जी तो सीधा लोक कल्याण मार्ग 7 रेस्कोर्स में आती है प्रधानमंत्री जी के घर में, और राखी बांधते हुए एक गुनहगार जो है वो प्रधानमंत्री के घर में 70 साल में हमने पहली बार देखा है। फिर बाद में यशवंत यादव पे वो भी किरीट सोमैया ने आरोप किए, उनके यहाँ इनकम टैक्स जाती है, रेड होती है और बड़ी बड़ी कहानियां बाहर आती है। वो अपने पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं और वो सब पाक साफ धुल के साफ हो जाते हैं। तो पूरा इतिहास जो है वो सारा देखा है। अशोक लवाजी का इन्होंने लवासा का केस बताया, गुजरात का चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का नहीं होता है। तो साहब का प्रचार होने के लिए रोकता है चुनाव आयोग, जो आज तक कभी नहीं हुआ है, और साहब का प्रचार खत्म होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें जो है वो डिक्लेयर करता है। तो ये सारे हिंदुस्तान ने देखा है। आज मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है डिफेक्शन को लेकर। कल अगर सुप्रीम कोर्ट डिफेक्शन को लेकर ये कहता है कि पहले 16 लोग जो गए वो डिफेक्शन है,
डिफेक्शन हुआ है और ये सारे अधिकार स्पीकर के हैं। क्योंकि ठीक है, सुप्रीम तो कोर्ट जी तब आपको तक विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर, लेकिन उसी चुनाव आयोग को एक ही बात आप प्राची जी, दोबारा 10 से सेकंड। इलेक्शन कराने की भी तो बात कर रहे हैं, प्राची जी, फिर कैसे यकीन प्राची करेंगे जी, कि प्राची इलेक्शन जी, में जो एक मिनट। रिजल्ट आया वो सही आया है? एक मिनट। अतुल जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आपके तमाम आरोपों का जवाब राम कदम जी से लेना है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें अगर स्पीकर को उसके अधिकार बहाल कर दिए जाते हैं और 16 लोगों को डिफेक्शन हुआ है मान लिया जाता है, तो फिर चुनाव आयोग कहां मुंह दिखाएगा? राजेंद्र सिंह राणा की केस में 2004 में कहा था कि पहली जो लिस्ट जाएगी राज्यपाल के पास उसी को माना जाएगा। तो पहली लिस्ट जो गई थी वो तो 34 विधायकों गई थी, इनको चाहिए थे 37-38 विधायक। तो ये सारी बातों के बाद चुनाव आयोग कहां मुंह दिखाएगा? रुकना चाहिए था चुनाव आयोग ने, और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके मुताबिक फिर निर्णय लेना चाहिए था। नहीं फिर तो अतुल जी, जो फिर आप हुआ है, उसकी ये दिखता है। स्वतंत्रता, आप उसकी श्वेतता को लेकर सवाल उठा रहे हैं ना। अब अगर आपके मुताबिक वो रुक जाता तो फिर दूसरा पक्ष सवाल उठाने लगता। मैंने तथ्यात्मक बात की है प्राची जी, मैंने तथ्यात्मक बात की है, मैंने कोई इमोशनल बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है ना सर इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है ना इलेक्शन कमीशन। राम कदम जी जवाब दीजिए। आपने इतना डर का माहौल बना दिया है कि आप सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बरकरार रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पहले आप विधायकों को खरीदते हैं, ईडी आईटी का डर दिखाते हैं, अब इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव बना रहे हैं। देखिए, हमने अक्सर देखा है कि जो भी व्यक्ति विशेष हो या दल हो, उसे जब हार का सामना करना पड़े तो वह अलग अलग बातें बनाता है और लोगों की सिंपत्ति किस प्रकार से मिले, यह उसका प्रयास। इसके बारे में बताओ। अब जितनी बार इन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए, बीच में 2 बार मेरा फोन कट गया था, इस कारण एनसीपी की प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता पूरा क्या बोल गया मुझे पता नहीं। यशवंत यादव, भावना गवली और प्रताप सरनाईक, इनके बारे में बताओ। भाई साहब, आप बोलते समय हम मौन थे। नहीं, आपने सुना नहीं था इसलिए बताया। संस्कार नहीं, इन्हें इतना तो संस्कार रखेंगे कि आपकी बारी आए तब बोलिए। आप संस्कार मत सिखाओ, आप संस्कार मत सिखाओ, सवालों के जवाब दो। आपकी बारी आएगी, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे बात करो। अतुल जी रुक जाइए। अब आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब तो आने दीजिए ना राम कदम जी। नहीं, उन्होंने सुना नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। देखिए, जितने इन्होंने उदाहरण दिए, जिनके इनके भ्रष्टाचारी नेता मंत्री जेल में गए, न्यायपालिका ने उन्हें कई बार राहत मांगने के बाद भी क्यों उससे राहत नहीं दी गई? क्या इनका कहना है कि न्यायपालिका भी हमारे या सरकार के हाथ में है? इनका दरअसल लोकतंत्र पे विश्वास तब है जब फैसले इनके पक्ष में आते हैं। यानी ईवीएम मशीन अच्छी तब है जब इनका उम्मीदवार जीतता है, और इनका उम्मीदवार अगर हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब। मैं आह्वानात्मक कहता हूं कि आप अपने रिपोर्टर से पूछिए, जिस समय चुनाव आयोग का फैसला आया, मातोश्री बंगले के बाहर श्रीमान उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए जो कैमरामैन और रिपोर्टर थे, उनकी संख्या अधिक थी। 30 लोगों से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे, केवल मात्र 2 पार्षद वहां पर थे। अब इस बात को कैसे नकारोगे आप? और दूसरे दिन जहां पर उन्होंने बाला साहब की कॉफी करने का प्रयास किया, गाड़ी पर चढ़कर, गाड़ी से खड़े होकर के, वहां पे अधिक से अधिक 300 लोग थे। आज की क्या स्थिति है? सेना भवन में 200 से ज्यादा लोग की भीड़ जुटा नहीं पाए। मैं घाटकोपर चुनावी क्षेत्र का ये तीसरी टर्म का मैं लोक प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे यहाँ के बहुत सारे लोग जो उद्धव जी के साथ थे, उन्होंने भाजपा में प्रवेश कर लिया। मेरे ट्विटर हैंडल पे देखिए, आप मेरे फेसबुक पे देखिए। अब क्या है कि इनको सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अब उन लोगों को कुछ भी करके, बहला करके, गुमराह करके उनको रुकाना अपने पास, यही तो कह रहे हैं राम कदम जी। आप डराते हैं उन लोगों को, आप उन्हें ईडी और आईटी के फेर में फंसाते हैं, या तो वो आपके पास आ जाए। आप यही चाहते हैं कि या तो वो आपके पास आ जाए, वरना फिर आप उन्हें केस में फंसा कर रखेंगे। इनके दलील में तथ्य इसलिए नहीं है, सुने प्राची जी मेरी बात सुने, इनके दलील में तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आरोप कर रहे हो आप, आरोप करते समय आपको न्यायपालिका में जाने के लिए किसने रोका? अब 2000 करोड़ का आरोप किया, कोई आपने उसके ऊपर कागजात दिए, कोई प्रूफ दिए? कुछ नहीं, केवल हवा में तीर छोड़ना। इसका जवाब मैं जरा योगी जी से ले लेती हूँ, उनका पक्ष नहीं आ पाया है, उनका पक्ष आना बहुत जरूरी है। योगी जी नहीं देख रहा है उधर,
एक सेकंड विद्या चौहान जी। योगी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सर सवाल यही है कि कभी आप 2000 करोड़ का दावा कर देते हैं, कभी आप 20 खोखे का दावा कर देते हैं। ये दावा अगर इतना सच्चा है तो आप साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जनता के सामने रखिए ना। जनता के सामने जरूर रखा है, किसके सामने करेंगे साबित? कोर्ट में जाएंगे क्या? विद्या जी एक सेकंड रुक जाइए। योगी जी, ये तो चैनल वालों का काम है, न्यूज का काम है, सच्ची न्यूज देना। अरे विद्या जी, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, अपना काम करिए ना। आप हमें अपना काम मत सिखाइए। योगी जी, जनता के सामने ये सब बातें रखी है, पर आप अगर देखिए तो ईडी हमारे विपक्ष के हाथ में नहीं है। ये जो इनकम टैक्स या कौन सी भी एजेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जो बीजेपी में जाता है, जो उनके पक्ष में जाता है, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिलती है। और जो अपोज में रहता है उनको ईडी नोटिसेस मिलती है। तो यही प्रूफ है कि आप अब अगर विरोधी पार्टियों में है तो आपको ईडी की नोटिस मिलेंगी। आप उधर प्रवेश करेंगे तो आप दूध के धुले हो जाएंगे। आपके आरोप वापस लिए जाते हैं, जैसे प्रताप सरनाईक के आरोप वापस ले गए हैं, उनको क्लीन चिट दी गई है। तो यही प्रूफ है कि अगर आप केंद्र सरकार के विरोधी पार्टी में हैं तो आपको ईडी की नोटिस आएगी। अगर आप वो पक्ष ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ ये है कि बीजेपी के 2 नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने बताया, हमको तो रात को नींद आती है क्योंकि हमने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अभी हमको बहुत अच्छी नींद आती है, हमको ईडी से डरना नहीं पड़ रहा है। खुद बीजेपी के नेताओं का कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, रामजी कदम इस बारे में गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अरे लो ना नाम, लक्ष्मण पाटिल बताओ, संजय काका पाटिल बताओ, लो नाम लो। क्यों डरते हो योगी जी? नाम लो। हर्षवर्धन पाटिल ने कहा था, संजय काका पाटिल ने कहा था। हम जब बीजेपी में गए तो हमको नींद आने लगी है, हम कांग्रेस में थे हमको नींद नहीं आ रही है, और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हमको नींद आ रही है। इलेक्शन कमीशन, ईडी वीडी से हमको डर नहीं लगता अभी। और इसके प्रूफ भी है, जिन जिन लोग को ईडी के नोटिस हुए थे जब वो एकनाथ शिंदे जी के साथ गए, वो उनको सबको क्लीन चिट योगी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो राहुल जी यहाँ पर बैठे हैं वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि संजय राउत ने जो 2000 करोड़ का एक दावा किया है कि 2000 करोड़ में डील हो गई, 2000 करोड़ में शिवसेना का नाम भी बिक गया, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी बिक गया। ये कैसे प्रूफ करेंगे आप कि 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है? कोई तो सबूत होगा, किसी ने तो आपको बताया होगा, कोई तो आधार होगा। देखिए मैम, ये जो सब जांच जो एजेंसी है, ये सब केंद्र सरकार के अंडर है, तो ये हम विपक्ष के हाथ में ये एजेंसियां नहीं है, तो प्रूफ करना तो मुश्किल ही है। क्योंकि ये सब केंद्र सरकार की जो एजेंसियां है, नहीं वो जो केंद्र सरकार बोलती है वही वो करती है, उसके अलावा। योगी जी, मैंने एजेंसियों को लेकर सवाल नहीं पूछा आपसे। जो 2000 करोड़ का दावा आपके ही नेता संजय राउत, आपके ही नेता हैं, उन्होंने जो दावा किया है, मैं तो वो पूछ रही हूँ आपसे। पार्टी के अंदर जानकारी तो होगी ना कि 2000 करोड़ में बिक गया है सिंबल और आपके पार्टी का नाम। तो ये 2000 करोड़ किसने किसको दिए, कैसे डील हुई, ये तो पता होगा ना आप लोगों को। मैं ये पूछ रही हूँ। संजय राउत जी का कहना है, भाजपा वालों से पूछिए ना कैसे डील की उन्होंने। दावा तो आपका है ना विद्या जी, इसलिए आपसे सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाती हैं? बैठकर इस पर सियासत करना ही क्या मकसद रह गया है? एक्सपोज करिए उनके चेहरे। योगी जी, प्राची जी, उनका जी यह कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन है, इनके पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर उन्होंने यूज किए कि एमएलए और एमपी उधर चले गए तो ऐसे निर्णय नहीं दे सकते। ये निर्णय क्यों दिया? अगर उनको कोई आमिष दी हो, क्या हो, इसकी जांच होनी चाहिए। 2000 करोड़ ये मेंशन किया है सर, ये मेंशन किया है, ये कोट अनकोट किया है कि 2000 करोड़ रुपए में बिका है। पक्षपाती कौन है क्या राहुल जी जवाब में? ये मैं यही बता रहा हूँ कि प्राची जी आप बार बार उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, उनको आप पूछ रही है लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं। देश की एक सबसे बड़ी संस्था के ऊपर अगर ये इतना घिनौना आरोप कर रहे हैं तो आरोप करने से पहले सबूत तो हाथ में रखे। आप संविधान को मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखी है वो संविधान को आप मानते हैं ना। तो संविधान ने जो जो प्रावधान के अंदर ये निर्माण किए, चुनाव आयोग है या सुप्रीम कोर्ट हो, आज कोई भी उठेगा और आरोप करेगा तो लोकतंत्र खतरे में डालने का काम संजय राउत और उद्धव गुट कर रहा है इस देश में। ये साफ साफ है। आप बार बार उनको पूछ रहे हैं कि संजय राउत ने कौन से आधार पे 2000 करोड़ का आरोप किया है। मुझे लगता है बताइए ना, तो संजय राउत के ऊपर
संजय राउत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देश की एक सबसे बड़ी संस्था पे जो निष्पक्ष काम करती है बहुत पिछले कार्रवाई 50 साल कर से, चुके हैं आप लोग। 70 बहुत साल कार्रवाई कर से, चुके उसके हैं ऊपर सबके ऐसा ऊपर। घृणा आरोप जब संजय राउत सबूत नहीं दे रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं तो सबूत नहीं दे, सबूत दो। सबूत आपको किसको सुप्रीम कोर्ट में दिखाएं? जाके सबूत दो, वो सबूत आप राष्ट्रपति के पास भाजपा जाके से सबूत मांगो दो, ना। भाजपा लेकिन सबूत कितने तो लोगों को दो, पैसा बांट रही है, सबूत कितने तो दो। लोगों को विद्या खरीद चौहान रही जी है, सबूत तो इसका दो। हिसाब तो भाजपा से मांगिए। आप सबूत दो, सबूत दो, नहीं तो संजय राउत जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किसको कार्रवाई होनी दिखाएंगे चाहिए। हमारी सबूत? मांग है कि सबसे बड़े ऐसे संस्था पर जैसा जो कोई आरोप करता है और आरोप को जो कोई ऐसे समर्थन देता है बीच में बैठ के, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, दो ना 2000 करोड़ का पुरावा तो दो, सबूत तो दो। क्या प्रूफ है? बार बार क्या proof सबूत है? मांग रहे हैं, मतलब बार जो बार कह पिछले रहे हैं 75 सबूत साल दो। से लोकतंत्र इस देश में चल रहा है, कौन बैठा ये है उद्धव सबूत ठाकरे देखने के लिए? उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये आप जवाब ले लोकतंत्र लो। खतरे में डालने का काम कर रही जवाब है। ले लो, जवाब ले लो। चोरी अतुल नहीं जी। डाका डाल रहे, डाका चोरी नहीं डाका डाल रहे लोग। अरे पुरावा तो देखिए क्या, देखिए प्राची जी, सबूत देखिए तो प्राची दीजिए जी, विद्या चौहान जी, कुछ सबूत कुछ दीजिए। चीजें जो है एकदम स्पष्टता आप सामने रखी है, उसका जवाब ना अरे तो सबूत राम किसको कदम दे रहे, ना तो दिखाना राहुल है? जी। भाजपा से ले लो आपको ना जिस सबूत। तरह से विद्याता एक मिनट देखिए, जो ईडी अरे की सुप्रीम और इनकम कोर्ट में टैक्स जाइए और ना, सीबीआई की रेड्स हुई है, सुप्रीम कोर्ट को सबूत उन्हें- दिखाइए उन्हें ना, क्यों छोड़ दिया जाता है? किसने उन्हें 2000 उनके करोड़ ऊपर लिया वो बताइए। जेल में आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अशोक लवासा जी जब डिसेंट देते हैं 3 लोगों में और वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हुआ है, तो उन्हें इस्तीफा देकर जाना पड़ता है और उनकी पत्नी के यहाँ बाद में इनकम टैक्स का रेड होता है। तो ये सारी बातें जो है ये एकदम पब्लिक डोमेन में है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ये जवाब नहीं देंगे किसी बात का, ये बात बोलेंगे इसका सबूत दो, उसका सबूत दो। ये तो सामने सामने बातें हैं, जनता के सामने बातें हैं, ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के छोटे छोटे लोगों पर आज ईडी ने रेड की है, केरल में की है, तमिलनाडु में की है, छत्तीसगढ़ में हमारा प्लेनरी सेशन है, वहां छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर रेड की है। यानी इतना घिनौना और इतनी नीच हरकतें जो है वो भाजपा उतारू हो गई है उसके ऊपर, और आप संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक है, उनकी स्वायत्तता है, लेकिन उनकी ऑटोनॉमी और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दोनों छीन लिया गया है। कहां है? संविधान अपनी जगह है, लेकिन संविधान को लागू करने की जो शक्तियां है वो शक्तियां तो छीन ली गई है, और इसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे जो पत्रकार है, इतना बड़ा चैनल है, वो इस लोकतंत्र के बचाने के लड़ाई में शामिल होना चाहिए। हेमंत देसाई पूछिए ना उनको एक बार, क्या हुआ भावना गोली का, पूछो ना। हेमंत देसाई भावना जी, गोली जो का आरोप क्या बार हुआ? बार विपक्ष लगा रहा है और बार बार जो सबूतों की बात कही जा रही है, ये महाराष्ट्र की सियासत को अगर इस वक्त समझा जाए तो कैसे समझाएंगे आप? क्या चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 साल जब तक असेंबली इलेक्शंस नहीं होती तब तक ये सब शुरू रहेगा। लेकिन 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुद्दे अतुल जी ने उपस्थित किए थे कि जो जिनके पीछे ईडी लगी है, वो फॉर एग्जांपल प्रताप सरनाइक या यशवंत जाधव, यामिनी जाधव जो एमएलए है, उस पर जो अतुल जी ने जो क्वेश्चन रेज किया था उसका रिप्लाई जवाब राम कदम जी ने अभी तक दिया नहीं। प्रताप सरनाइक जी ने कहा था उद्धव जी को, जब तो वो शिवसेना में थे तब कहा था कि हम बीजेपी के साथ जाना चाहिए हमें। क्यों कहा था? क्योंकि ही इज अ बिग बिल्डर, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उन पर बहुत सारा दबाव था ईडी का, बाकी इनकम टैक्स का वगैरह। उसके बाद रेड पड़ी और वो चले गए वहां। उसके बाद पूरा ठंडा हुआ मामला, इसका रिप्लाई मिला नहीं। दूसरी बात, 1,80,000 करोड़ स्कैम 2G का, जिसपे बहुत सारे एलिगेशंस हुए, पार्लियामेंट नहीं चलने दिए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी प्रूफ नहीं मिला। कोर्ट ने बोला कि एक कागज भी नहीं दिया अपोजिशन ने। तो ये जो अपोजिशन वाले हैं, बीजेपी वाले, वो भी इस तरह के एलिगेशंस करते थे ना, तो उनको संजय राउत के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? ठीक है, चूंकि स्पेसिफिक नाम लिया है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। राम कदम जी, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए, जिन नामों का जिक्र अतुल जी ने किया, देसाई जी ने किया, उन नामों पर आपकी खामोशी, चुप्पी क्यों है? देखिए, किसी विषय में भी चुप्पी नहीं है। अब ये तीनों भी जो दल है, जो आपसी रंजिश करके, साजिश करके सत्ता में आए, मतदाताओं की पीठ पे खंजीर ठोक करके सत्ता में आए, उनसे गद्दारी करके सत्ता में आए, अब इनकी वसूली ना जवाब दे रहा सुन लीजिए। अब बीच में इस तरह से नहीं बोलेंगे। दोनों बोलते समय, ये दोनों प्रवक्ता बोलते समय मैं मौन था।
आपके समय में मैंने कोई घुसपैठ नहीं किया। आप यामिनी जाधव, शांति और संयम से सुनिए, शांति और संयम से सुनिए। क्या काम चल रहा है? चलिए ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।